हेलो बच्चों, मैं हूं उत्तम। सुस्वागत है आपका टाइटैनिक टेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मोशन वीडियो पार्ट 2 में, जिसका ऑब्जेक्टिव है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मोशन एंड रेस्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। हालांकि वीडियो पार्ट 1 में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चाएं किए थे, लेकिन इसमें भी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, आखिरकार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अलग क्यों है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसको। तो देखिए, पहला पॉइंट है आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको समझने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें आपको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं पहले, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि कितना इसका आंसर आया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है जर्नी को, ए बी के लॉन्ग चलता है, बी पर पहुंच जाता है और बी पे पहुंचने के बाद बी से सी की ओर चलता है और सी पर पहुंचने के बाद फाइनली वो पुनः ए पर आ जाता है। कैसे चल रहा है? ए से बी, बी से सी और सी से पुनः कहाँ आ जा रहा है? ए पर। कहने का मतलब जहाँ से चला है वहीं पर आ जा रहा है। तो आपको निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक ऑब्जेक्ट जर्नी स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, एलोंग ए बी चलता है, ट्रेवल करता है और बी पॉइंट तक पहुंच जाता है, बी से सी के एलोंग चलता है और सी पॉइंट पे पहुंच जाता है। फाइनली जो है कि वो सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद रुक जाता है। अब आपको इस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट होती है, एलोंग ए बी चलता है, बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, बी पर पहुंचने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है और अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। ए से बी की ओर जा रहा था, ऐसे मान लीजिए कि ये ईस्ट है तो ईस्ट की ओर जा रहा था, तो बी पर पहुंचने के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करके वेस्ट की ओर हो जाता है, पश्चिम की ओर, और चलना आरंभ करता है और पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। इस केस में आपको कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए। चलिए एक एक करके हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोग को बेटर होगा समझने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपका डिस्टेंस देखिए कितना होगा। डिस्टेंस अच्छा, पार्ट 1 में आपको बताया गया था कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ है। ठीक है, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद आप देख सकते हैं उसको। लिंक में आपको लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। ठीक है, तो डिस्टेंस इसमें निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ होता है। अब टोटल पाथ लेंथ कहने का मतलब यदि ए बी और बी सी और सी ए फाइनल जो है कि यही बे को ट्रेवल किया ना, ए से बी, बी से सी, सी से ए, पुनः ए पर आ गया है, तो डिस्टेंस क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही ना पाथ लेंथ है, ए बी, बी सी और सी ए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी का लेंथ प्लस बी सी का लेंथ प्लस ए सी का लेंथ। ए बी कितना है आपका? 3 मीटर, फिर बी सी 7 मीटर, ए सी 5 मीटर। यदि आप ऐड कीजिएगा इसको तो आ जाएगा आपका 15 मीटर, यानी कि डिस्टेंस इस केस में कितना है आपका? 15। अब थोड़ा सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में। पॉइंट ए से स्टार्ट किया इनिशियली और पॉइंट ए पर ही पहुंच गया फाइनली। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब चूंकि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर, दोनों कोलैप्स कर गया है एक ही बिंदु पर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। ठीक है, नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन में डिस्टेंस यदि हम निकालें तो डिस्टेंस इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कितना है यहाँ पर? ए बी का लेंथ प्लस बी सी का लेंथ। ठीक है, ए बी का लेंथ कितना है? 4 मीटर
और BC का आपका 3 मीटर है, तो यहाँ पर 3 मीटर लिखा। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो टोटल आपका लेंथ ऑफ पाथ कितना हो गया, 7 मीटर। यानी कि वो जितना भी लेंथ ट्रेवल किया है उसका कैलकुलेशन करके 7 मीटर आता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सोचिए, ए से बी की ओर गया, इनिशियली पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, बी के अलोंग जाते हुए फिर सी पर पहुंच जाता है, फाइनली वो सी पॉइंट पे पहुंच करके रुक जाता है, ठीक है ना, स्टॉप कर जाता है। तो आपका इनिशियल पॉइंट ए हो गया, फाइनल पॉइंट सी हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी के बीच का लंबाई। यदि मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसको यदि बेस माने तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर हाइपोटेनस, एच का वैल्यू निकाल दे तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो देखिए, तो एच बराबर क्या होता है यहाँ पर, हाइपोटेनस बराबर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका, एच इक्वल टू √b² प्लस p²। बी कितना है, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। 16 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, 125, यानी कि 5 मीटर आपका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इस केस में देखिए पॉजिटिव में आया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 5 मीटर पॉजिटिव में, लेकिन डिस्टेंस से छोटा है। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस से यहाँ पर छोटा है। इस केस में भी डिस्टेंस से छोटा था और 0 था। इस केस में भी डिस्टेंस से छोटा है लेकिन पॉजिटिव में है, 5 है। अब अगला केस में देखते हैं कि सी में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी था आपका, या थर्ड, ए से स्टार्ट करता है ना, बी पर जाता है, कितना ट्रेवल करता है, 5 किलोमीटर। बी से अपना डायरेक्शन चेंज करता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसके अपोजिट हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में चल करके फिर पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। फाइनली सी पर है वो। ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, इनिशियली ए पर था और फाइनली कहाँ पर पहुंच गया, सी पर। अब डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ ए बी प्लस बी सी 5 किलोमीटर प्लस इधर बी सी का लेंथ कितना है, 10 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया आपका, 15 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, यदि मैं इधर जो इस डायरेक्शन को यदि ईस्ट मानूं, है ना, इस डायरेक्शन को ईस्ट मानूं तो इधर क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा। या आप ऐसे भी मान सकते हैं, इस डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव मानूं, क्योंकि इधर की ओर चलना आरंभ किया है तो डिस्टेंस इधर हमेशा पॉजिटिव यदि बढ़ते जाएगा। यदि इधर पॉजिटिव मानूं तो इधर क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव, ठीक है ना। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट के बीच की दूरी। तो देखिए टोटल बी से सी की जो डिस्टेंस है, बी से सी के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर और ए बी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। यदि मैं टोटल में से इसको घटा दूं तो ए आ जाएगा हमारा, करिए, ये टोटल में से इसको घटा देंगे, हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बी सी है ना, माइनस क्या, बी सी माइनस ए बी, ठीक है, ए बी। या ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐड कर दीजिए कि हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना चला, तो ए से बी की ओर पॉजिटिव की ओर चला है, एकदम साइन के साथ लिख रही है। जो डिस्टेंस चला है उसको साइन के साथ लिखिएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे देखिए इधर से इधर की ओर ए से बी की ओर चला तो कितना, पॉजिटिव में 5 किलोमीटर, तो प्लस 5 किलोमीटर इधर की ओर, और फिर प्लस कीजिए, बी की ओर आ गया, बी के बाद कहाँ गया, सी पर, लेकिन किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, तो आपका -10 किलोमीटर हो गया, है ना, निगेटिव में। अब आप ऐड कीजिएगा तो +5 और -10 कितना हो जाएगा, -5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आ गया, -5 किलोमीटर आया। अब एक जो है कि यहाँ पर डिस्टेंस तो हमेशा तीनों केस में आप देखें कि डिस्टेंस हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव और बड़ा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को आप देखें कि एक जगह 0, एक केस में 0 आया,
दूसरे केस में जो है कि पॉजिटिव आया, और तीसरे केस में आपका डिस्प्लेसमेंट का आ गया निगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और हमेशा बढ़ता है, कभी भी निगेटिव में नहीं जाता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करते रहेगा तो उसका डिस्टेंस कभी भी घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ते रहेगा। भले उसका रेट कुछ अलग हो सकता है, बढ़ने का रेट कभी कम तेज़ी से बढ़ेगा, कभी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या तो जीरो, या तो पॉजिटिव, या तो निगेटिव, तीनों हो सकता है। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। और डिस्प्लेसमेंट पे जो है कि डिफरेंस का हो जाएगा, वो होगा पहला कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो लिखिए साथ साथ में, पहला पॉइंट इसका, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, सेकंड केस इसका जो है कि सेकंड डिफरेंस क्या है, अभी आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि डिस्टेंस हमेशा क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, किससे, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन किसी किसी केस में, एक स्पेशल केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। कब, ध्यान दीजिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से आरंभ करे अपना जर्नी या ट्रेवल करना स्टार्ट करे और एलोंग अ स्ट्रेट पाथ चले, कैसा पाथ पे चले, स्ट्रेट पाथ पे, कभी मुड़े नहीं, सीधा चलते रहे और फाइनली बी पर पहुंच जाए। ठीक है ना, और यदि ये ट्रेवल करता है डिस्टेंस 5 किलोमीटर, लेट एज्यूम, तो इसका डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी ही होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा तो रेडियली आउटवर्ड ए से निकल रहा है और बी पर पहुंच जा रहा है फाइनली, तो यहाँ से ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट होगा ए भी ही होगा और टोटल पाथ लेंथ ए भी ही होगा, है ना। ए और बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब स्ट्रेट पाथ पे एलोंग डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के लोग जो है कि क्या करे, ऑब्जेक्ट मूव करे स्ट्रेट पाथ पे, तो उस समय जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब आपस में बराबर होगा, जब किसी खास डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। एक स्पेशल केस, जब किसी खास डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले, तो उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी but displacement is a vector quantity। कहने का मतलब कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को एक खास डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का खास डायरेक्शन है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट का जो है डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। पहले से फिक्स है कि डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर होगा, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से आरंभ होगा और फाइनल पॉइंट की ओर जाएगा। लेकिन डिस्टेंस का कोई जो है कि रिलेशन है ही नहीं डायरेक्शन से, इसको कोई लेना देना नहीं है, किधर की ओर मेजर कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, इसको केवल क्या चाहिए, टोटल पाथ लेंथ। तो इसको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस नहीं, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, है ना, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को किससे लेना देना है, डायरेक्शन से है लेना देना, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी। यही तीन मेजर
डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ऐसे जो है कि आप इसमें 2-3 पॉइंट और जोड़ सकते हैं क्या, कि डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, डिस्प्लेसमेंट का सेम होगा मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस को S या D से दिखाया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट का भी सेम होगा S या D से, तो दोनों में सेम है तो डिफरेंस कहाँ रहा, ठीक है। तो यही 3 मेजर डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आगे मोशन और रेस्ट को समझना है, उसको भी कंसेप्ट वाइज करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। अब मोशन क्या होता है साथ साथ लिखते चलिएगा, नोट बनाइए, है ना, आपको काम देगा, ठीक है। तो मोशन देखिए, मोशन क्या होता है, मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करे, क्या करे, अपना पोजीशन को चेंज करे। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है बोर्ड पर, ठीक है, ये अपना पोजीशन अभी स्थिर रखा हुआ है, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ये अपना पोजीशन चेंज करे ऐसे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाए, पोजीशन चेंज करे। पार्ट 1 में पोजीशन को क्लियरली जो है कि समझा दिया गया था। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो फिर से मैं कहता हूं कि वीडियो पार्ट 1 को देखिए और उसको समझिए, फिर यहाँ पर मोशन आपको समझ में आएगा। पोजीशन क्या है उसको उसमें क्लियरली समझाया गया। तो मोशन कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करे, ठीक है ना, पोजीशन को चेंज करे किसके रिस्पेक्ट में, तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए कि हम इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि मान लो कि ये मार्कर है तो अभी ये स्थिर है, जैसे ऐसे ये मार्कर अभी ये स्थिर है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये मार्कर क्या है आपका स्थिर है, ठीक है ना, मूव नहीं कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ये अब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है ना। टाइम जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे अपना ये क्या करता है, पोजीशन चेंज करता है। तब कहा जाएगा कि ये जो मार्कर है इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए पहले इसको। मोशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन with respect to a reference point with time, then it is said that object is in motion। क्या कर रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है, क्या चेंज करता है बाबू, पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में, तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि कोई ऑब्जेक्ट कोई पोजीशन चेंज करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा, तो कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, ठीक है ना, मोशन में। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि ये एक जो है कि रोड है और इस पे एक जो है कि गोल पत्थर जो है कि लुढ़क रहा है। ये अब मान लीजिए कि इस पॉइंट को या यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, ये अपने आप को रेफरेंस मानता है, ठीक है, और ये अपने आप को मानता है कि मैं स्थिर हूँ, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट अपना जो है कि पोजीशन चेंज कर रहा है, रोल अप कर रहा है, ये समय के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ करके फाइनली यहाँ पर पहुँच गया कुछ समय के बाद। तो क्या कहा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट इसके रेफरेंस में, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, मोशन में है। ए पर्सन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। क्यों, क्योंकि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है रेस्ट का, उसको भी समझ लीजिए। उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को एक साथ करके समझने का प्रयास करेंगे कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो पहले रेस्ट को लिख लीजिए और उसके बाद समझते हैं, दोनों को रिलेट करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, नोट कीजिए। रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट does not change
its position with respect to a reference point then it is said that the object is in rest क्या कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज, अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन को यदि ऑब्जेक्ट नहीं चेंज करे क्या, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, विथ टाइम, टाइम के साथ साथ, विथ टाइम, टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन को चेंज ना करे, ठीक है ना, देन इट इज सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, तब क्या कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट किस मोड में है, किस स्टेट में है, रेस्ट के स्टेट में है, ठीक है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में उसी एग्जाम्पल को फिर से दोहराइए, एक पर्सन है यहाँ पर खड़ा, ठीक है, और एक रोड पे खड़ा है और इसके सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है और लगातार ये जो है कि पत्थर इसी पोजीशन में बना हुआ है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये पत्थर क्या है, रेस्ट में है। समझ में आया? ठीक है। अब कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि ये भी मूव करते हैं, रिलेट करने का प्रयास करते हैं, इसको मिटा लें उसके बाद जो है कि आपको रिलेट करके बताते हैं। यदि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से या कोई स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है ना, किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा है, आगे स्पीड और वेलोसिटी पढ़ना ही है। मान लीजिए कि v वेलोसिटी से जो है कि मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ इसका स्पीड है, ठीक है, और जो रेफरेंस है, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना टाइम के साथ साथ मूव कर रहा है ना, वो भी जो है कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये रेफरेंस है, ठीक है ना। ऐसे रेफरेंस पॉइंट हम बताए थे एक्सियल और जियोग्राफिकल, ठीक है ना। तो ये जो है कि एक रेफरेंस पॉइंट है, ये भी जो है कि v वेलोसिटी से उसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिधर की ओर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उधर की ओर आपका रेफरेंस पॉइंट भी मूव कर रहा है सेम स्पीड से। और एक और रेफरेंस पॉइंट है जो क्या है, ये दोनों के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्थिर है, ठीक है ना। अब बताइए कि यदि मैं इस पॉइंट को मानूं ये P है और ये Q है, यदि मैं कहूं कि P के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है या रेस्ट में है, तो आप देखिएगा कि पॉइंट P के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, टाइम के साथ साथ उतना ही दूरी पर बना रहेगा, क्योंकि P भी उतना ही वेलोसिटी से आगे जा रहा है और V भी उतना ही वेलोसिटी से आगे जा रहा है, मतलब सेम स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो किसी भी टाइम में हम देखेंगे 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 10 घंटा के बाद, 1 साल के बाद, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि जितना दूर ए जाएगा उतना ही दूर ए चला जाएगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। तो बताइए कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका ए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रेस्ट में, ठीक है। लेकिन यदि मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं, तो टाइम के साथ साथ ये दूर भागते जाएगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा। अभी यहाँ पर है, बाद में कुछ यहाँ पर चला जाएगा और फिर ऐसे ही आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में ये दोनों क्या है, मोशन में है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो मोशन और रेस्ट क्या है, एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। एक जगह जो है कि इसको हम कह रहे हैं कि रेस्ट में है और एक जगह कह रहे हैं कि मोशन में। अब बताइए कि हम पूछें कि ये रेस्ट में है कि मोशन में, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये रेस्ट में है कि मोशन में है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम रेस्ट को डिफाइंड कब करेंगे, जब कोई रेफरेंस पॉइंट पता हो हमको। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रैंडमली ऐसे बोर्ड पे दे देगा या कहीं भी पड़ा हुआ है और उसको कह देगा कि बताइए सर ये रेस्ट में है कि मोशन में है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको कहिएगा ना तो रेस्ट में है ना मोशन में है, पहले आप बताइए कि किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं कि ये रेस्ट में है कि मोशन में है। रेफरेंस पॉइंट बताइए, ठीक है ना। यदि आपको रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो जाए तब आप इस पे डिस्कस कीजिएगा कि ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यदि उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि चेंज करेगा अपना पोजीशन,
तब ये मोशन में कहलाएगा। यदि चेंज नहीं किया, अपना पोजीशन टाइम के साथ साथ उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं किया तो ये रेस्ट में कहलाएगा, और चेंज कर दिया तो मोशन में कहलाएगा। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वही बात है। अब यदि इसके बारे में कोई पूछ दिया है कि रेस्ट में है कि मोशन में, तो सबसे पहले आप कोई एक पॉइंट या कोई रेफरेंस पॉइंट मान लीजिएगा, और उसके बाद इसको क्या कीजिएगा, देखिएगा कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए कि मैं एक पॉइंट लेता हूँ P, ठीक है। अब P के रिस्पेक्ट में यदि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो कहेंगे कि ये मोशन में है, ठीक है। और यदि नहीं करेगा तो कहेंगे रेस्ट में है। अब आप कहिएगा कि भाई किसको माने, इतना सारा जो है कि पॉइंट है, बहुत सारा। हमारे रूम में भी जो है कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे सामने जो है कि स्टैंड खड़ा है, मेरे सामने जो है कि कैमरा स्टैंड खड़ा है, और मैं खड़ा हूँ। तो मैं यदि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में है कि मोशन में है, उसको कंसीडर करने के लिए किसी भी चीज़ को मैं रेफरेंस मान सकता हूँ। जैसे स्टैंड को मान सकता हूँ, मैं अपने मार्कर को मान सकता हूँ, मैं अपने आप को मान सकता हूँ। अब मैं किसको मान के चलूँ? यूनिवर्सल जो है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन है, ठीक है ना। तो लोग जो है कि यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ रेफरेंस अर्थ सरफेस को मानते हैं। किसको मानते हैं? अर्थ सरफेस को, ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। यदि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको कहते हैं कि मोशन में है। यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, चेंज करता है तो कहते हैं क्या, मोशन में, और चेंज नहीं करता है तो क्या कहते हैं, रेस्ट में, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा छोटा सा जो है कि उदाहरण देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कभी ट्रेन में यात्रा किए हैं? सोचिए, यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं और आपके बगल के सीट में कोई बैठा होता है, आप उसको क्या कहिएगा कि भाई साहब आप मोशन में हैं? अरे वो आपके रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है भैया, वो तो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में वो क्या है, अपना पोजीशन टाइम के साथ साथ नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि आपके साथ वो बैठा है आपके बगल वाला सीट पर। लेकिन वही एक नीचे जो आदमी है, खड़ा है, आपका ट्रेन धीरे धीरे चल रहा है ना, आप उससे बात कर रहे हैं, अभी खुल ही रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। आपका जो है कि कोई साथी संबंधी है, आपको पहुंचाने के लिए, आपको छोड़ने के लिए आया है, और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, और वो आदमी क्या है, वहीं पर रुक करके आपको हाय बाय कर रहा है, ऐसे टाटा बाय बाय, ठीक है। और उसको आप कहिएगा भैया आप रेस्ट में हैं? नहीं कहिएगा। आपके साथ जो खड़ा है गाड़ी में, वो आपके रेफरेंस में पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो वो आपके लिए रेस्ट में हुआ। लेकिन वही दूसरे कंडीशन में एक पर्सन जो आपको छोड़ने आया था, वो जो नीचे खड़ा है, ठीक है, वो क्या है, आपके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, आप रेस्ट में हैं, क्योंकि आप अपने आप को किस में माने हैं, रेस्ट में। और गाड़ी के जो है कि फ्रेम को, गाड़ी के हर पॉइंट को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने हैं, तो व्यक्ति जो नीचे है वो क्या है, मोशन में है आपके लिए। लेकिन नीचे वाला व्यक्ति के लिए आप मोशन में हैं, लेकिन वहीं पर आप अपने कंडीशन को देखिए तो आपके बगल वाला आदमी जो है आपके लिए रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन एक दूसरे से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। अकेले कहने का मतलब एब्सोल्यूट रूप से हम मोशन को डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। मोशन को हम एब्सोल्युटली डिफाइंड नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर रेस्ट में नहीं होगा। जब तक कि कोई एक पॉइंट को हम रेस्ट में नहीं एज्यूम कर लें, तब तक हम मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, तब हम रेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या हुआ कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, रिलेटिव है। एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये दोनों कंपेयर किया जा सकता है, कंपेयर कर सकते हैं। रेस्ट है तो मोशन भी होगा वहाँ पर, यदि कोई मोशन में है तो वहाँ पर रेस्ट में भी होगा, ठीक है। अकेले मोशन और अकेले रेस्ट कभी नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नोट करके लिख लीजिए क्या, एब्सोल्यूट मोशन एंड रेस्ट can't be described because
these are relative यूनिट्स, एक दूसरे से रिलेटिव है, इसलिए हम एब्सोल्युटली इसको डिफाइन नहीं कर सकते। नोट कीजिए, क्योंकि हम मोशन पढ़ रहे हैं तो रेस्ट पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि रेस्ट तो पढ़ नहीं रहे हैं। रेस्ट को कौन लेता है? हमेशा सब मोशन में रहना चाहता भाई, कोई रुकना नहीं चाहता, क्योंकि रुक जाता है वो समझिए गया, वो आगे नहीं बढ़ सकता, रुका वो वहीं पर आ जाएगा, चलना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो हमको मोशन पढ़ना है, इसलिए टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, कितने प्रकार के मोशन होते हैं, तो लिखिए टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन जनरली कई प्रकार के होते हैं। ऐसे जो है कि लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, आपका रेक्टिलिनियर तो हो ही गया, सर्कुलर हो गया, फिर आपका पीरियोडिक हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा, बहुत सारे मोशन हैं, लेकिन वो सब जो है कि हमको पढ़ना नहीं है। 9th में जो है कि हमको मोशन का बस स्ट्रेट लाइन पे रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है और उसी से रिलेटेड सारा कैलकुलेशन करना है। और ये जो हमको पढ़ना है जनरली वो 2 टाइप का मोशन पढ़ना है। पहला जो है क्या है आपका यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो भी कंसेप्ट था आपका जो है कि मोशन और रेस्ट का ख़त्म ही हो गया। बस ये सब का छोटा छोटा कंसेप्ट है, बस इसको समझिए और नोट करते चलिए। पहला जो है कि आप लिख लीजिए डिफिनेशन के साथ साथ, है ना, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, a body is said to have a uniform motion if it travels equal distance in equal time intervals। क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी को कहा जाएगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। कब? यदि इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में, बराबर टाइम इंटरवल में। यदि हम टाइम इंटरवल को लेते हैं जैसे 1 घंटा, पहला 1 घंटा में मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट चलता है 10 किलोमीटर, फिर 1 घंटा अगला जो है कि 1 घंटा चलता है और फिर उसमें जो है कि 10 किलोमीटर चल जाता है वो डिस्टेंस, फिर अगला तीसरा बार में जो है कि अगला 1 घंटा लेता है, उसमें भी आपका 10 किलोमीटर चलता है। कहने का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो क्या कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। बहुत छोटा सा जो है कंसेप्ट है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। A body is said to have a uniform motion if it travels equal distances in equal time intervals। अच्छा, टाइम इंटरवल्स जो है कि अब हम बहुत बड़ा लें कि बहुत छोटा लें, टाइम इंटरवल को कितना लेना है तो मैंने नहीं रखता है कि कितना बड़ा टाइम इंटरवल है। 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है कि 1 घंटा का है कि 1 मिनट का है कि 1 डे का है, कितना है टाइम इंटरवल का जो है कि साइज जो है कि मैंने नहीं रखता है। तो यहाँ पर वही लिख लेना है, नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इंटरवल INTER ईच, है ना। टाइम इंटरवल कितना बड़ा है ये मैंने नहीं रखता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखिए, इसके बाद
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। अ बॉडी इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म motion if it travels unequal distances in equal time intervals, no matter how a small time interval is। क्या कह रहा है इसमें कि अ बॉडी इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी को कहा जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्मेशन, उसके नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें। कब? यदि इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज, अनइक्वल डिस्टेंसेज तय करता है, मतलब बराबर बराबर नहीं, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल आपका बराबर रहे और जो डिस्टेंस ट्रेवल करे वो अलग अलग आए। जैसे मान लो फर्स्ट 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट चलता है 1 मीटर, सेकेंड में हाफ मीटर चल गया, थर्ड 1 सेकेंड में आपका 3 मीटर चल गया, और इस प्रकार से जो सेम टाइम इंटरवल का जो है डिस्टेंस ट्रेवल है वो अलग अलग आए, तो उसको कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट किस मोशन में चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब टाइम इंटरवल सेम हो और डिस्टेंस अलग अलग आए। ठीक है, या डिस्टेंस सेम हो और टाइम इंटरवल अलग अलग ले, यानी कि टाइम ज़्यादा ले कम ले। जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर चलने में पहला 10 में फर्स्ट 10 मीटर चलने में आपका 2 सेकेंड लिया, सेकेंड 10 मीटर चलने में आपको जो है कि 5 सेकेंड ले लिया, और इस प्रकार से अगला 10 सेकेंड चलने में जो है कि 1 सेकेंड ले लिया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, अलग अलग जो है कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टाइम इंटरवल सेम ले रहा है, या सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टाइम इंटरवल जो है कि अलग अलग ले रहा है, ड्यूरेशन। ठीक है ना। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा ऑब्जेक्ट को कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है अभी। ठीक है, तो मोशन का ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म पार्ट खत्म होता है, आपका मोशन यहीं पर खत्म।